नमस्कार दोस्तों, अनोद एकेडमी में नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। क्या आप डीएसएसबी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सोशल साइंस टीजीटी के सिलेबस में कंफ्यूज्ड हैं? तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी सोशल साइंस की सिलेबस की कंप्लीट चर्चा करेंगे और आपके सारे प्रश्न इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि एथेंटिक सिलेबस क्या है और कौन कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स को आपको हाई प्रायोरिटी पर रखना है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर तक आप जरूर बने रहें। आपकी तैयारी में यह वीडियो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं इस सफर को। डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस सिलेबस 2025 आपके पास नवंबर में पेपर होने वाले हैं, समय कम है। तो लास्ट में हम दोस्तों आपको टिप्स बताएंगे कि इस सिलेबस को कैसे क्रैक करें, कम समय में कैसे रिवाइज करें और अपने नंबर को अधिक से अधिक ऊपर पहुंचाएं, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो चलिए देखते हैं। पार्ट ए का सिलेबस में हिंदी 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे और मैथ 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएगी और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट ए के सिलेबस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपके पास एक डेढ़ दो महीने का समय है। इस समय में भी इसकी अच्छे से तैयारी कर सकें। 100 में 70 80 नंबर आसानी से ले आएंगे। तो उस वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं पार्ट बी। इस पार्ट बी में हिस्ट्री सेक्शन, हिस्ट्री देखिए, जो टीजीटी सोशल साइंस है 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। अब आपके लिए समस्या क्या होती है कि आपका बैकग्राउंड किसी का हिस्ट्री है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का पॉलिटी है, किसी का इकोनॉमी। तो यहां आपके लिए एक चैलेंज होता है, लेकिन ध्यान रखना कि जो सभी को बराबर समझ बना रखेगा उसका सिलेक्शन ज्यादा पक्का। हिस्ट्री आप पूछी जाएगी, ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमी रहेगी और डिजास्टर मैनेजमेंट रहेगा। अब देखिए, सब अपने आप में बड़े सागर है। हिस्ट्री अपने आप में अथाह सागर है, ज्योग्राफी अपने आप में अथाह सागर है, पॉलिटी अपने आप में अथाह सागर है, इकोनॉमिक अपने आप में अथाह सागर है और डिजास्टरमेंट भी अपने आप में विस्तृत क्षेत्र वाला विषय है। तो इन सभी विषयों में हम यदि एक में उलझ गए तो बाकी सेक्शन छूट जाएगा। आपके पेपर की जो मंजिल है वो चंद कदम दूर रह जाएगी। इसलिए चंद कदम दूर ना रहे, आइए इसका सिलेबस कंप्लीट रूप से देखते हैं। तो हिस्ट्री सेक्शन का जो सिलेबस है, यदि डीएसएसबी ने बहुत उल्टा पुल्टा सिलेबस करके लिखा है हिस्ट्री का, लेकिन जैसा उन्होंने लिखा पहले मैं बता दे रहा हूं, इसके बाद इसको तैयार कैसे करना उसके हम लोग समझते हैं। इन्होंने ABCDEFGH ऐसे करके लिख रखा सिलेबस। कैसे कैसे लिख रखा? इंडस्ट्रियल रेगुलेशन बनाया पहला टॉपिक, इसके बाद इकोनॉमिक डिप्रेशन बनाया, इसके बाद लेबर एंड पीजेंट कॉजेज क्लास इश्यूज बनाया है। इसके बाद जो टॉपिक है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इन 12th सेंचुरी, फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया और फ्रेंच रेगुलेशन, कॉज इवेंट इंपैक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज, इन टॉपिक्स पर को आपके सिलेबस में रखा है। रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, रशियन रिवोल्ट 1917 और राइज ऑफ सोशलिज्म, फिलॉसफी ऑफ मार्क्स, राइज ऑफ फासिज्म इन जर्मनी एंड इटली, एड टू वर्ल्ड वॉर। दोस्तों, इस पूरे सिलेबस को ये देखा जाए तो ये दो भागों में बटा हुआ नजर आता है। नंबर 1 वर्ल्ड हिस्ट्री और नंबर 2 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसी को अलग अलग तरीके से डीएसएसबी को लिखा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा है। तो हम देखते हैं पहले वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सीक्वेंस आपका क्या रहे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, तो पहले सर्वप्रथम आपको पढ़ना है कि इसको नंबर 1 पे रखिएगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होती है तभी एक्सेस माल पैदा होता है और उसी एक्सेस माल को बेचने के लिए विश्व की यात्राएं होती हैं, खोज होती है, विभिन्न देशों में लोग पहुंचते हैं और वहीं से कॉलोनियल सिस्टम डेवलप होता है। तो दोस्तों, आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपको पहले पढ़ लेना। इसके बाद जब आपको पढ़ना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद विश्व में विभिन्न क्रांतियां होती हैं, उन क्रांतियों को अच्छे से पढ़ लेना है। दूसरे स्थान पे आपको रखना है आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन। ये दूसरे स्थान पे आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन को अच्छे से, उसके कारण क्या है, उसके परिणाम क्या है, उसका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फ्रांसीसी क्रांति को अच्छे से समझ, उसका घटनाक्रम क्या है, उसके परिणाम क्या हुए,
उसको अच्छे से पढ़ते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद आपको पढ़ना है रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवोल्ट 1917, इसको भी पढ़ लेना। ये तीन क्रांतियां आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इन तीनों क्रांतियों को अच्छे से तैयार कर लें। जब इन तीनों क्रांति को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तब हम चलते हैं कि टू वर्ल्ड वॉर एंड यूएन। थर्ड नंबर पे जो आप रखेंगे, फोर्थ पे टू वर्ल्ड वॉर, दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया क्या रही, क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति होती है, इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, अमेरिका की भी क्रांति होती है, लेकिन इसमें अमेरिका की क्रांति का उल्लेख नहीं किया गया, सिलेबस में नहीं है। चार पांच क्रांतियां वर्ल्ड लेवल पर जिन्हें हमें अच्छा अध्ययन करना चाहिए। फ्रांस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस क्रांति हो गया, अमेरिका की क्रांति हो गया, रूस की क्रांति हो गया, और ये चीन की क्रांति हो गई। तो ये प्रमुख रिवॉल्यूशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र 3 है। एक तो औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और रशियन क्रांति, रूस की क्रांति। जब आप रशियन क्रांति पढ़ोगे, 2 वर्ल्ड वार पढ़ लिए, 2 वर्ल्ड वार पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है राइज ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि रशियन क्रांति को का पूरा बेस ही यही है। तो ये फिलॉसफी आपको 5वें स्थान पे तैयार कर लेना। क्या तैयार कर लेना है? मार्क्स की कार्ल मार्क्स का दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है, अच्छे से तैयार करना। उनकी पुस्तकें कौन कौन सी है और उनके फिलॉसफी का मेन तत्व क्या है, उसको अच्छे से तैयारी करना। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म, ये फासिस्ट और नाजिज्म का उत्थान जो है, आपको वर्ल्ड वार के साथ पढ़ना। पहले इनका फासीवाद और नाजीवाद का उद्भव कैसे हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप विश्व युद्ध का जन्म होता है। 2 विश्व युद्ध चलते हैं, तो 1914 से 1918 तक और 1939 से 1945 तक 2 विश्व युद्ध है। इसके बाद फिर यूएन की स्थापना होती है। यूएन की स्थापना के बाद शीत युद्ध, और शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप बाद में यूएसएसआर का विघटन के बाद अमेरिका के एक महाशक्ति के रूप में उभरना। यहां तक आप इस वर्ल्ड हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। अब ये तो हो गया वर्ल्ड का सेक्शन। वर्ल्ड हिस्ट्री में इतने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको इतना है, इतना आप अच्छे तैयार कर ले तो वर्ल्ड हिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब इंडियन हिस्ट्री में देखें, मॉडर्न हिस्ट्री है, देखिए मिडिवल हिस्ट्री नहीं है, एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, तो ध्यान रखना वहां आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक लेबर और पीजेंट के इश्यूज हैं, ये आप कार्ल मार्क्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1929 में जब पैसा युद्ध में खर्च होता है तो उसके बाद मंदी जरूर आती है। तो 1929 में विश्व आर्थिक मंदी आया, तो इकोनॉमिक डिप्रेशन को भी आपको अध्ययन करना है। ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की एक बड़ी घटना है, जिसने पूरे आर्थिक परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया। तो इतना वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लेना है। अब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए जहां विदेशों में इंडस्ट्री औद्योगिक क्रांति होती है, विदेशी लोग या हमारे देश आते हैं, तो आने के परिणाम स्वरूप हमारे समाज को हाईजैक कर लेते हैं। आज भी विदेशी कल्चर हमारे समाज पर हावी है, इसीलिए इसे कहा गया है कि फीचर ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। जो कॉलोनियल सोसाइटी है भारत में, क्योंकि अंग्रेज लोग आए और यहां से चले गए, लेकिन अंग्रेजी समाज यहां छोड़ के चले गए, भौतिकवादी जीवन शैली यहाँ पे छोड़ करके चले गए, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के क्लैश और इंडियन सोसाइटी काफी विपथ गमन का शिकार हो गई। तो कॉलोनियल सिस्टम के दौरान भारतीय समाज का कैसा रहा, उसको आपको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है कि एक दिया तो इसमें नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि आपको पढ़ लेना चाहिए कि मुगल काल के पतन के बाद अंग्रेजों का आगमन, अंग्रेजों के आने के परिणाम स्वरूप भारत विजय कैसे उन्होंने प्राप्त की, और भारत विजय के परिणाम स्वरूप हमने प्रतिक्रिया क्या दी, अंग्रेजों की पॉलिसीज क्या कौन कौन सी रही, विभिन्न नीतियां कौन कौन सी रही, उनको भी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है। सिलेबस में तो नहीं दिया, लेकिन वहां से प्रश्न जरूर फंस जाते हैं। लैंड रिफॉर्म हो गए, ठीक है, कमर्शियलाइजेशन हो गया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इनको भी आप थोड़ा सा समझ के चलें। जो टॉपिक आप में दिया गया है वो दिया गया है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को अच्छे से पढ़ के जाना। दूसरे स्थान पर रखना 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या थे, और उन्होंने भविष्य के आंदोलन के लिए क्या योगदान दिया, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 में आईएनसी की स्थापना होती है और तब से लेकर 1947 तक, तो उसका ईयर बाय ईयर आपका घटनाक्रम बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो दोस्तों 1947 में जब देश आजाद होता है, तब तक भारतीय हिस्ट्री, भारतीय इतिहास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहा मॉडर्न हिस्ट्री का जो प्रमुख भाग है, वो इस प्रकार रहा। और मॉडर्न हिस्ट्री में 1885 से लेकर के 1947 तक बिल्कुल एक एक कालखंड, उदारवादी किस कालखंड में आए,
और उग्रवादियों का कौन सा चरण रहा, फिर इसके बाद गांधी इरा कैसे आया, गांधी इरा ने आंदोलन की गति को कैसे दी, उसे अच्छे से तैयार। ज्योग्राफी सेक्शन का सिलेबस दिया गया वो इस प्रकार है। डीएसएसबी ने ज्योग्राफी का जो सेक्शन डाल रखा उसमें ऐसे सिलेबस दे रखा है, हम इसको अच्छे से समझेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। मोशन ऑफ अर्थ, जो पृथ्वी की विभिन्न गतियां, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। रॉक्स, चट्टान क्या है, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। मिनरल्स क्या है, कितने प्रकार के मिनरल्स होते हैं, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट टॉपिक है, उसके अंतर्गत हमें ये चीजें पढ़ना है, वायु दाब पढ़ना, प्रेशर क्या होता है, वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन क्या है, और वाटर और ओशनोग्राफी। यूं कह सकते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। इसके बाद है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व आपको पढ़ के जाना है, ये सिलेबस में दिया है। इसके बाद जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके टॉपिक शुरू हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत कुल इतने पढ़ना है। फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। फिर आपको पढ़ना है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। तो दोस्तों यहां तक जो सिलेबस है, इस जगह तक अभी ज्योग्राफी थी, और यहाँ के इसके आगे इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती, क्योंकि इकोनॉमी का अलग से कोई सिलेबस इन्होंने डिफाइन नहीं कर रखा है। इसी में दे रखा है कि लाइफ लाइन ऑफ इंडियन नेशनल इकोनॉमी, इंडियन नेशनल इकोनॉमी। और इसके बाद फिर आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजास्टर एंड हजार्ड्स। तो डिजास्टर हजार्ड्स से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग आपको, कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के विभिन्न घटक है उनको आपको पढ़ना है। और इसके बाद पॉवर्टी एज ए चैलेंजेस, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के कौन कौन सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ये सारे अच्छे से तैयार कर लेना। और मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और बैंकिंग से रिलेटेड आपका टॉपिक है, तो मुद्रा एवं मनी एंड क्रेडिट को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्रेडिट मतलब होता है ऋण, ऋण लेने के तरीके, तो ऋण के साख की उपलब्धता क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मनी एंड क्रेडिट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। दोस्तों हम अब देखते हैं कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं। पूरी पॉलिटी नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी भी पूरी नहीं पढ़ना है, जो जो टॉपिक आप में दिए गए हैं केवल उन्हीं टॉपिक्स पढ़ना है। हाँ, रिसोर्स के लिए बात करें, ज्योग्राफी के लिए, ज्योग्राफी आपको तैयार करना है तो 11th-12th की जो ज्योग्राफी है वो आप जरूर पढ़ लें, 9th से लेकर 12th तक की ज्योग्राफी जरूर पढ़ लें। रही बात इकोनॉमी की, तो 11th-12th की ज्योग्राफी आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए, कुछ उसमें कुछ टॉपिक मिल जाएंगे। अन्यथा मार्केट में इंडियन इकोनॉमी की कई बुकें आती हैं शॉर्ट में, तो उनसे आप इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन वही टॉपिक पढ़िए जो आपको इसमें दिए गए हैं। जो सिविक्स का पार्ट है उसका सिलेबस इस प्रकार है दोस्तों, थोड़ा टाइम और लगेगा, आप लास्ट तक जरूर बने रहे, हम आपको रिसोर्स और टिप्स और तरीके भी बताएंगे कैसे आपका अध्ययन करना है। पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग का तात्पर्य होता है कि जो शक्ति की विभिन्न संस्थाएं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनके बीच शक्ति का विभाजन कैसे हो, तो पावर शेयरिंग आपको पढ़ना है। फेडरलिज्म पढ़ना है, फेडरलिज्म के मूल सिद्धांत क्या है, कैसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये फेडरलिज्म है। फिर इसके बाद पढ़ना आपको डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, तो लोकतंत्र और विविधता को आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं, उनके क्या कार्य है, उनका राज्य स्तरीय दर्जा कैसे होता है, केंद्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, ये ध्यान रखना। इलेक्शंस भारत में कैसे होते हैं, वो इलेक्शंस को समझना। चैलेंजेज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या चैलेंजेज हैं, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, ये सारे जो है डेमोक्रेसी के लिए चुनौतियां हैं, इनको आपको समझना अच्छे से। पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, विश्व में कुछ लोकतंत्र के लिए मूवमेंट हुए हैं, उनको अध्ययन करना। उसमें दो ध्यान रखना, नेपाल और बोलीविया, दो में जो है क्या कहते हैं, राजशाही उखाड़ करके लोकतंत्र स्थापित किया गया, उसको आपको पढ़ लेना है, स्पेसिफिक टॉपिक है। डेमोक्रेसी आपको अलग से पढ़ना है, पूरे उसमें डेमोक्रेसी पर बहुत फोकस किया गया सिलेबस पे।
क्योंकि डेमोक्रेसी पर आधारित पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शंस हैं। इलेक्शन 2-2 बार रखा है, यहाँ भी इलेक्शंस हैं और यहाँ भी इलेक्शन दे रखा है। तो इलेक्शंस आपको 2 बार पढ़ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पढ़ के जाना है, भाग 9 में है। तो भाग 9 का, और इलेक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ के जाना। आरपी एक्ट ये आपको तैयार कर लेना अच्छे से। और डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड वर्ल्ड, भारत और विश्व में कैसे डेमोक्रेसी स्थापित हुई, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेमिंग हुआ, एडेप्टेशन कैसे हुआ और वर्किंग कैसे कर रहा है, इसको आपको पढ़ लेना है। और जुडिशरी, पार्लियामेंट्री जुडिशरी सिस्टम क्या है, इसको अच्छे से समझ लेना। फंडामेंटल राइट आपको अलग से पढ़ना है। इसके अलावा बहुत से टॉपिक हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसा कुछ इसमें दिया नहीं है। तो और डीपीएसपी का भी उल्लेख नहीं है, लेकिन आप बेसिक कुछ पॉलिटिकल में जो आपको पढ़ लेना है, यद्यपि इसमें नहीं दिया फिर भी आपको तैयार करने जाना कि संविधान कैसे बना, इसके बाद संविधान के विभिन्न भाग क्या हुए, उनके पार्ट क्या हुए, उन पार्टों में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है और डीपीएसपी है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार हल्का, वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पर ज्यादा फोकस आपको कर लेना। और सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकल गवर्नमेंट पे आपको फोकस करना। फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट यूनियन क्या है, इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आखिर में देखते हैं कि इस पूरे सिलेबस को कैसे तैयार। क्योंकि दोस्तों अभी समय बहुत कम है, अब इस कम समय में आप क्या क्या रिवाइज कर सकते हो, क्या क्या पढ़ सकते हो, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। हिस्ट्री के सेक्शंस के लिए आपको तैयार करने के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी इसके लिए भी 9th 10th की एनसीईआरटी और इसके लिए भी 9th 10th की एनसीईआरटी। ज्योग्राफी में थोड़ा सा प्लस कर लेना है, 11 और 12th की भी एनसीईआरटी पढ़ लेना है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ सेक्शन ऐसे हैं, जैसे मार्क्स वाला है तो इंडियन सोसाइटी के 2-1 लेसन आप देख लेंगे। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो है, तो उसमें कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत अच्छे प्रकार से दिया गया है। अब इसकी तैयारी ये तो आपको करना ही करना है, ये आपको इतना फंडामेंटल 9th 10th एनसीईआरटी देखेंगे, लगभग 9th 10th की एनसीईआरटी आपने तैयार कर लिया तो 90% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपका सिलेबस अधूरा है अगर आपने तैयार करने के बाद प्रैक्टिस नहीं किया। तो प्रैक्टिस के लिए हमने भी डीएसएसबी में पार्टी की एक सीरीज चला रखे, उसमें सभी सेक्शंस के प्रश्नों को हम रिवाइज कराते हैं। इसके बावजूद भी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस का क्या करोगे, पीवाई क्यूज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप अच्छे से हल करोगे। हल क्या करना, आपको टाइमली हल करना। समय का बहुत बड़ा खेल है इस पूरे गेम में, क्योंकि आपको इतने कम समय में वो बहुत ढेर सारे प्रश्न हल करने हैं। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, इधर उधर के कोर्स वगैरह के चक्कर में मत करो, क्योंकि यदि आप कोर्स खरीदोगे आपका टाइम लॉस होगा और समझ में नहीं आएगा। यकीन मानिए, मैं आज हिस्ट्री आपको पढ़ाने लगूं तो आपको 4 महीने हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, आपको खूब मजा आएगा, आपका टाइम चला जाएगा, आपका पेपर रह जाएगा। ज्योग्राफी पढ़ाने लगूंगा 4 महीने 6 महीने निकाल दूंगा, इकोनॉमी पढ़ाने लगूंगा 4-6 महीने निकल जाएंगे। ध्यान रखना, अगर अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर वो तो खत्म करने वाली बात है। तो लाइए 3-4 वीडियो में मैं पूरा सिलेबस ही खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि हर सेक्शन वाइज भी मैं कुछ 10, 15, 20 वीडियो उपलब्ध करा सकता हूं तो मैं बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि आपको ऐसे वीडियो की जरूरत है, तो हम जरूर आपके लिए ले आएंगे। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आपसे यही उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही शानदार वीडियो देखने के लिए आप अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा से जुड़िए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।